क्रॉस वोटिंग करने वाले सांसदों का हुआ खुलासा। इंडिया चुनाव में बना रहा एकजुट। बीजेपी की सेंधमारी हुई फेल। राधाकृष्णन को मिला पूरे विपक्ष का समर्थन। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को जीत मिली, लेकिन ये जीत मोदी सरकार की चिंता को बढ़ाने वाली है। इस चुनाव में बीजेपी को राहत की सिर्फ इतनी ही खबर मिली कि उसके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, जबकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बीजेपी के अंदर असंतोष पनप रहा है, तमाम तरह की खबरें चल रही थी। यही वजह थी कि पीएम मोदी को खुद मैदान में उतरकर बीजेपी सांसदों को साधना पड़ा था। आपको याद होगा वो तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें बीजेपी की कार्यशाला जो की गई थी उसमें पीएम मोदी सबसे पिछली पंक्ति में बैठे दिखाई दिए थे। यानी पीएम मोदी ने बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की थी, सांसदों को यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि मैं आप में से एक ही हूं, क्योंकि लगातार उनके नेतृत्व के खिलाफ अब असंतोष पनप रहा है और इसमें कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन विपक्ष की बढ़ती ताकत और उनकी एकता को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी इंडिया गठबंधन में भी सेंधमारी करना चाहती थी, हालांकि उसमें भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली और विपक्ष की बढ़ती ताकत और उसकी एकता को बीजेपी तोड़ नहीं पाई। इंडिया गठबंधन ने दिखा दिया कि वो पूरी मजबूती से एकजुट है और यही कारण है कि बीजेपी उसमें सेंध नहीं लगा पाई। तो वहीं 3 साल के अंदर उसने अपनी ताकत दोगुनी कर ली। राधाकृष्णन चुनाव तो जीत गए, लेकिन इसे बीजेपी हाईकमान की हार ही माना जा रहा है। तो कैसे विपक्ष की एकजुटता ने एनडीए की बढ़ा दी चिंता और कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव जीतकर भी हार गई बीजेपी और क्यों पीएम मोदी की कुर्सी पर दिखाई देने लगा है संकट, आज हम इन्हीं सब सवालों को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने जीता, लेकिन नैतिक जीत मिली विपक्षी दल को, क्योंकि उन्होंने चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी। 2 बार जिस तरह से बीजेपी विपक्षी कैंप में सेंध लगाने में कामयाब हो रही थी, यानी पिछले 2 चुनावों में, आप जानते हैं पीएम मोदी का या मोदी सरकार का ये लगातार तीसरा कार्यकाल है और पिछले 2 चुनाव हुए उसमें ये देखा जा रहा था कि विपक्षी कैंप में सेंध लग रही है। ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को कमजोर किया जा रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए वो सब कुछ काम नहीं आया और विपक्ष एकजुट बना रहा। और इसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को 300 वोट मिले। नहीं तो इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, विपक्ष का उम्मीदवार कभी भी 250 सांसदों के वोट ही हासिल नहीं कर पाया। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव जीतकर एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति तो बनवा लिया, लेकिन जो इज्जत की लड़ाई थी उसे बीजेपी हार गई। नैतिक रूप से जंग विपक्ष ही जीता है, क्योंकि 3 साल पहले जगदीप धनखड़ जितने वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार एनडीए का उम्मीदवार उसके आधे वोटों से भी चुनाव नहीं जीत पाया। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 में से 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह कुल 98.2% मतदान हुआ। 13 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें बीजेडी और बीआरएस जैसे दल भी शामिल हैं। कुल पड़े 767 वोटों में से 752 मत वैध थे और 15 अवैध पाए गए। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। राधाकृष्णन कुल 152 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब 3 साल पहले जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था, अगर उस चुनाव से राधाकृष्णन की जीत की तुलना करें तो साफ दिखता है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा था। 2022 में उपराष्ट्रपति जो चुनाव हुए थे उसमें हार जीत का अंतर था 346 वोटों का, जो कि इस बार आधे से भी कम रह गया। राधाकृष्णन को कुल वैध मतों का 60% वोट मिला, तो जगदीप धनखड़ को 2022 के चुनाव में कुल वैध मतों का 74.36% मिला था। इस तरह धनखड़ से 14% कम वोट राधाकृष्णन को मिले हैं। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को मात्र 182 वोट मिले थे। इसी तरह 2017 के उपराष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो उसमें एनडीए के उम्मीदवार वेंकैया नायडू को 516 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्णन गांधी को 244 वोट मिले थे और नायडू 272 वोटों से चुनाव जीते थे। 2017 और 2022 दोनों ही बार एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को बड़ी जीत मिली। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि पहले एनडीए के पास लोकसभा में बड़ा बहुमत था, 2024 में इसमें कमी आई, लेकिन राज्यसभा में एनडीए की सीटों की संख्या पहले से ज्यादा हो गई। यानी एनडीए
एनडीए के पास 2022 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिलकर करीब 450 वोट थे। 2017 में तो यह संख्या 430 के करीब थी। फिर भी दोनों बार उसके उम्मीदवार को एनडीए के वोटों से 80 से 90 वोट ज्यादा मिले। लेकिन इस बार एनडीए के पास 427 वोट थे और राधा कृष्णन को वोट मिले 452, यानी सिर्फ 25 वोट ज्यादा। और इसका कारण है कि बीजेपी को इस बार एनडीए के बाहर से समर्थन नहीं मिल पाया। खासतौर पर इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की उसकी कोशिश बुरी तरह से फेल हो गई। बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि उसने इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की है, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ है कि इंडिया कैंप में इस बार कोई सेंधमारी नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों में 788 सीटें हैं, जिसमें से राज्यसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट इस समय खाली है। ऐसे में कुल 781 लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। 781 सांसदों में से 13 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 767 सदस्यों ने वोट डाले, जिसमें से 15 वोट रद्द कर दिए गए। एनडीए के पास 427 वोट थे और वाईएसआरसीपी के 11 सदस्यों ने उसका समर्थन किया था, जिसके चलते उसके पास 438 वोट थे। छोटे दल और निर्दलीयों की मदद से उसे 14 वोट और मिले, जिसके चलते राधा कृष्णन को 452 वोट मिले। इंडिया गठबंधन के पास 315 वोट थे। सभी सांसदों ने वोट भी डाले और वी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले, जबकि 15 वोट रद्द कर दिए गए। इंडिया की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि आखिर रेड्डी को मिलने वाले वोट ही रद्द क्यों किए गए और बीजेपी ये दावा कैसे कर सकती है कि उसे इंडिया के वोट भी मिले हैं। यानी एक बात तो साफ हो गई है कि पहले विपक्षी दलों में सेंधमारी में बीजेपी कामयाब हो जाया करती थी। इसके पीछे साफ है ईडी और सीबीआई का बड़ा हाथ माना जाता था। विपक्ष कई बार इस तरह के आरोप लगाता रहा है, लेकिन 2024 के बाद से बीजेपी की कोई भी रणनीति काम करते हुए नहीं दिख रही है। यानी अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत दिखाई दे रहा है, एकजुट दिखाई दे रहा है। पहले यह कहा जा रहा था कि इंडिया के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन जिस तरह के चुनाव नतीजे सामने आए हैं उसके बाद यह तो साफ हो गया है कि ना तो एनडीए में और ना ही इंडिया गठबंधन ने किसी ने क्रॉस वोटिंग की है। 1 या 2 सांसदों की तरफ से इसे जरूर किया जा सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग के जो दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से, वो पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। और अब इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव और फिर उसके बाद आने वाले चुनावों में जरूर दिखाई देगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से एकजुट है, ये तय हो चुका है। एनडीए में शामिल दल सिर्फ सीबीआई और ईडी के दबाव के चलते बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं और मौका मिलते ही पाला बदल भी सकते हैं। इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद से बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। विपक्ष को तो इस बात का एहसास पहले से ही था कि संख्या बल में वो बीजेपी की तुलना में कमजोर है। उसने 3 साल में अपनी ताकत तो बढ़ाई थी, लेकिन इतनी ताकत नहीं बढ़ा पाई थी कि संख्या बल में एनडीए को पीछे छोड़ पाए। ऐसे में विपक्ष ने अपनी जमीन को पहले से और ज्यादा मजबूत किया है। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का भी इसको लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष पूरी तरह एकजुट था और ये देखने को भी मिला है। बीजेपी की अंकगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक हार है। बीजेपी के साथ वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि क्रॉस वोटिंग से पता चलता है कि बीजेपी न केवल वोट चोरी में बल्कि वोट की डकैती में भी शामिल है। यानी साफ है कि बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत जरूर हासिल की है, लेकिन ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और अब जैसे कि दावे किए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे हैं इसका असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता दिखाई दी है, इससे बीजेपी को, एनडीए को वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।